नमस्कार दोस्तों, चैप्टर नंबर 68 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। लक्ष्मीकांत का चैप्टर 68 है। बहुत ही जल्दी हम लोग लक्ष्मीकांत खत्म कर लेंगे। इस चैप्टर 68 में क्या क्या बात करने वाले हैं? रैशनल फॉर स्पेशल प्रोविजंस, यानी सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे देश में संविधान ने कुछ बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर रखा है, कुछ कह लीजिए कि डिसएडवांटेज क्लासेस को आइडेंटिफाई कर रखा है, जिसमें एक है शेड्यूल कास्ट, एक है शेड्यूल ट्राइब्स, एक है बैकवर्ड क्लासेस और एक है एंग्लो इंडियंस। तो उनके लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या है स्पेशल प्रोविजंस के लिए, यानी एससी एसटीज के लिए क्या किया गया है, एंग्लो इंडियंस के लिए क्या किया गया है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या क्या किया गया है। ठीक है भाई। और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे कि इनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। संविधान में और प्रेम्बल में सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है कि भाई इक्वलिटी और जस्टिस ये भाई हमको देना है सबको हमारे देश में। और इक्वलिटी और जस्टिस देने के लिए जो हमारी सोसाइटी के डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, जिनको बहुत लंबे समय से वल्नरेबिलिटी का सामना करना पड़ा है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, बैकवर्ड क्लासेस हो गए, और एक क्लास आज़ादी के बाद निकल के आई, इसको बोला जाता है एंग्लो इंडियंस। हालांकि ये पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बट आज़ादी के बाद इन एंग्लो इंडियंस को प्रोटेक्शन देने की जरूरत थी। अभी क्यों जरूरत थी उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इन चार क्लासेस से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए इन पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 330 टू 342A। ये स्पेशल प्रोविजंस किससे रिलेटेड थे? लेजिस्लेचर्स में इनको रिप्रेजेंटेशन देना, लेजिस्लेचर्स में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, सर्विस और पोस्ट में इनके लिए रिजर्वेशन, एजुकेशनल ग्रांट इनके लिए, नेशनल कमीशन अपॉइंट करना, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अपॉइंट किया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशंस, इन पर्टिकुलर सेक्शंस की क्या हालात चल रहे हैं इसकी स्टडी करने के लिए समय समय पे कमीशन बनाना। तो ये कुछ वो स्टेप्स हैं जो कि इन डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए हमारे देश में लिए गए हैं। जो भी प्रोविजंस लिए गए हैं इनको ब्रॉडली किसमें बांटा जा सकता है? पहला तो इनको परमानेंट और टेम्पररी। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि परमानेंट है, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि टेम्पररी हैं। टेम्पररी प्रोविजंस तो भाई लेजिस्लेचर्स में और हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में जो रिजर्वेशन है वो जब 1950 में संविधान प्रोमulgate हुआ तो पहले 10 साल के लिए था और बाद में 10-10 साल से बढ़ाया जा रहा है। तो वो एक टेम्परेरी प्रोविजन है। ओके, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं जब तक सोशली डिसएडवांटेज जो क्लासेस हैं, जो एससी एसटीज हैं, वो बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के एट पार नहीं आ जाते। तो आप कह सकते हो कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है। परमानेंट प्रोविजंस के एग्जांपल अगर देखें तो भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मोस्ट प्रोबेबली एक आप कह सकते हो कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ परमानेंट प्रोविजन, कि हाँ भाई ये बॉडी हमेशा रहेगी जो कि शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को हमेशा मॉनिटर करती रहेगी। फिर प्रोविजंस को प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटल में भी आप सेग्रीगेट कर सकते हो, मतलब कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इन वल्नरेबल और डिसएडवांटेज क्लासेस को अलग अलग प्रकार के इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। और कुछ डेवलपमेंटल है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो इनके सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो इनके सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, यानी जॉब वगैरह में रिजर्वेशन, और कुछ ऐसे हैं जो इनको इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, ये इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से रोकने का एक तरीका है। और रिजर्वेशन देना जिससे इनको नौकरियों में और प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का मौका मिले, ये इनके सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाना है। तो भैया दो तरीके से इनके इंटरेस्ट को बचाया गया है, एक तो इनको बचा के, दूसरा इनको आगे बढ़ावा देके इनके डेवलपमेंट को इंश्योर करके। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस। साफ बात दोस्तों ये है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये दो बहुत ब्रॉड टर्म्स है। ओके, और ये ब्रॉड टर्म्स स्टेट बाय स्टेट डिस्क्राइब किए जाते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कौन कौन सी होंगी पूरे देश में, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा है। तो कौन सी कास्ट और कौन सी ट्राइब शेड्यूल कास्ट के अंदर आएंगी, शेड्यूल ट्राइब के अंदर आएंगी, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इसकी पावर किसको दी गई है? इसकी पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लीव्स टू द प्रेसिडेंट द पावर टू स्पेसिफाई एज टू व्हाट कास्ट्स और ट्राइब्स इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर टू बी ट्रीटेड एज एससी एंड एसटी। यानी संविधान ने प्रेसिडेंट को ताकत दी है कि भैया अलग अलग स्टेट्स में कौन सी ऐसी कास्ट है जिनको आप एससी और एसटी के अंदर इंक्लूड करो। तो यहां पे चीज समझ में क्या आती है कि भाई एससीज और एसटीज कौन सी कास्ट एससी और एसटी के अंदर आएंगी, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्टेट में रहते हो। तो मान लीजिए कोई एक कास्ट है, अगर उसी कास्ट के एक पर्सन को राजस्थान में मान लीजिए एससी का कोटा मिला है, हो सकता है मध्य प्रदेश में उसको एससी का कोटा ना मिला हो। तो भाई कौन सी कम्युनिटी, कौन सी ट्राइब को एससी का कोटा मिलेगा और एसटी का कोटा मिलेगा,
ये स्टेट बाय स्टेट वेरी करेगा, ये यूनियन टेरिटरी बाय यूनियन टेरिटरी वेरी करेगा। ये डिसाइड कैसे किया जाता है? तो प्रेसिडेंट समय समय में नोटिफिकेशन इशू करता है। तो अगर बताना है कि एक स्टेट में कौन कौन सी ट्राइब शेड्यूल कास्ट के अंदर आती हैं और कौन कौन सी शेड्यूल ट्राइब के अंदर आती हैं, तो ऐसे केसेस में उस स्टेट के लिए प्रेसिडेंट पहले उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करेगा, और जब प्रेसिडेंट उसके स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट कर लेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगा, और उस नोटिफिकेशन में प्रेसिडेंट बताएगा, पहली बार जब नोटिफिकेशन इशू करेगा प्रेसिडेंट, कि भाई ये जो कम्युनिटीज हैं ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आती हैं। तो सीधी सीधी बात बोली गई कि भैया स्टेट बाय स्टेट जो ट्राइब्स हैं एससी एसटी वेरी करेंगी, और जो आपकी एसटीज हैं वो भी वेरी करेंगे। तो एससीज और एसटी स्टेट बाय स्टेट यूनियन टेरिटरी बाय यूनियन टेरिटरी वेरी करेंगे। किसी एक स्टेट के लिए अगर ये पता करना है कि एसटीज में कौन आया एससीज में कौन आया, तो उस स्टेट के गवर्नर के साथ पहले डिस्कशन करेगा प्रेसिडेंट, और फिर एक नोटिफिकेशन इशू करेगा। लेकिन मान लीजिए प्रेसिडेंट ने एक बार नोटिफिकेशन इशू कर दिया, और नोटिफिकेशन इशू करने के बाद प्रेसिडेंट ने बता दिया कि हाँ भाई एससीज के अंदर ये कम्युनिटी और एसटी के अंदर ये कम्युनिटी। आप समझिए, एक बार मान लीजिए अगर नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ने इशू कर दिया है, उसके बाद का जो नोटिफिकेशन है ना, वो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से इशू नहीं कर सकता, उसको पार्लियामेंट को अमेंडमेंट लाके पास कराना पड़ेगा। समझ गए? तो क्या बोला जा रहा है? एनी इंक्लूजन or exclusion of any caste or tribe from presidential notification can be done only by the parliament and not by subsequent presidential notification। तो पहले presidential notification के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए प्रेसिडेंट ने बता दिया कि हाँ भाई इस स्टेट में ये कम्युनिटीज एससी के अंदर है, ये कम्युनिटीज एसटी के अंदर है। अब एक नोटिफिकेशन इशू किया प्रेसिडेंट ने, सारे स्टेट्स के लिए बता दिया, और सब्सिक्वेंटली अगर उन्हीं स्टेट्स की एससी और एसटी की लिस्ट में कुछ कम्युनिटी को जोड़ना है, कुछ कम्युनिटी को हटाना है, तो प्रेसिडेंट सीधे नोटिफिकेशन निकाल के नहीं कर सकता, पार्लियामेंट से एक्ट पास कराना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है ना? तो एनी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कास्ट और ट्राइब फ्रॉम प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन कैन बी डन ओनली बाय द पार्लियामेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव तरीके से ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए समय समय पर प्रेसिडेंट ने बहुत से ऑर्डर्स इशू किए हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में एससीज और एसटीज के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटीज आती हैं इनको बताते रहते हैं। तो अगर बात की जाए जो पहला नोटिफिकेशन है, कहा गया ना कि प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ डिस्कस करने के बाद एक नोटिफिकेशन निकालेगा जब लिखा होगा कि भाई इस स्टेट में ये वाली कम्युनिटी एससी के अंदर, ये वाली एसटी के अंदर। तो ये जो पहला निकला था वो निकला था द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 और द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में अलग अलग स्टेट वाइज कौन सी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट के अंदर थी ये बताई गई, और द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950 अलग अलग स्टेट्स में कौन सी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आएंगी ये बताई गई। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट यूनियन टेरिटरीज ऑर्डर 1951, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट के अंदर आएंगी वो बताएगी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट यूनियन टेरिटरीज ऑर्डर 1951 में। और कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब्स यूनियन टेरिटरीज ऑर्डर 1951 में बताया गया कि अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में कौन सी कम्युनिटीज एसटी कैटेगरी के अंदर आएंगी। तो ये तो हो गया भाई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए पहला नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट का, और उसके बाद इन नोटिफिकेशंस को समय समय पे अमेंड किया गया है। जैसे कि 1956 में शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के अमेंडमेंट एक्ट निकला, 1976 में निकला और अक्सर कर निकलता रहा है। जब भी इन लिस्ट में कोई अमेंडमेंट करना होता है तब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के थ्रू, मतलब देखिए पहला नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ने निकाला, बाद के अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने किया, अमेंडमेंट करने के बाद अप्रूवल कौन देगा, साइन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो पहला नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ने निकाला, और बाद में अगर कुछ अमेंडमेंट करना है, किसी कास्ट ट्राइब को एससी या एसटी में जोड़ना है या निकालना है, वो कौन करेगा, वो करेगा आपका पार्लियामेंट। ठीक है भाई? तो ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई एससी और एसटी की। उसी तरीके से यहाँ पे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात कर लेते हैं। हमारे संविधान ने साफ साफ ये भी नहीं बताया कि भाई सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कौन आता है। इस सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आप SEBC भी बोलते हो, इसको आप OBC भी बोलते हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस और सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास ये एक्चुअली में एक ही चीज है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यहाँ पे 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। इसने क्या किया, इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन रिलेशन टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एक स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन होंगी ये डिसाइड करने की ताकत किसके पास आ गई, प्रेसिडेंट के पास। किसके थ्रू? 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू। तो भाई हमको एक चीज समझ में आ गई कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकते हैं।
तो जरूरी नहीं है कि भाई पूरे देश में हर स्टेट में एक कास्ट हर जगह ओबीसी में या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आए। हो सकता है एक स्टेट में अगर कोई कास्ट एसईबीसी में आती है तो दूसरे में ना आए। तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में एक कास्ट सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या फिर कह लीजिए ओबीसी में आती है या नहीं आती है, इसके रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगा और प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन गवर्नर से डिस्कस करने के बाद इशू करेगा। और सेम चीज जो एससी एसटी के केस में हमने पढ़ी थी कि पहला नोटिफिकेशन तो प्रेसिडेंट गवर्नर से इशू डिस्कस करने के बाद इशू कर देगा, लेकिन बाद में जो सेंट्रल लिस्ट है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, अगर उसमें स्टेट वाइज कुछ इंक्लूजन करना है या एक्सक्लूजन करना है तो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से नहीं हो सकता है, पार्लियामेंट से एक एक्ट पास कराना पड़ेगा। पार्लियामेंट से एक एक्ट पास होगा और तभी आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को बदल सकते हो। अब यहां पे हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर स्टेट वाइज निकलती है तो क्या अलग अलग लिस्टें निकलती हैं? देखिए, पहला नोटिफिकेशन मान लीजिए एससी एसटी की लिस्ट का या फिर ओबीसी की लिस्ट का प्रेसिडेंट ने निकाला, तो उस नोटिफिकेशन में हर स्टेट का, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सबका ब्यौरा दिया हुआ होगा। और बाद में मान लीजिए कोई अमेंडमेंट निकलना है तो जिन जिन स्टेट्स में लिस्टों को इंक्लूड किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, किसी ट्राइब को जोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो केवल उस स्टेट का ब्यौरा दिया होगा। समझ गए बात को? तो एससी एसटी में अगर आपको नई कम्युनिटीज जोड़ने हैं या एक्सक्लूड करना है, ओबीसी में अगर आपको नई कम्युनिटीज जोड़ने या एक्सक्लूड करना है, तो पार्लियामेंट का एक्सप्रेस अप्रूवल लगेगा, सिर्फ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से बात नहीं चलेगी। अब भैया कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये नहीं लिखा है कि कौन सी कास्ट एससी में आती है, कौन सी कास्ट एसटी में आती है, कौन ओबीसी में आती है। ये स्टेट बाय स्टेट वेरी करेगा कि एससी एसटी ओबीसी में क्या आता है। लेकिन एक चीज क्लियर है, हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है ये बताया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है। एंग्लो इंडियन मीन्स अ पर्सन whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent, but who is domiciled within the territory of India or was born within such territory of parents habitually resident therein and not established there for temporary purposes only। एंग्लो इंडियन मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में ही रह रहा है, इंडिया में ही जन्मा है, या फिर वो इंडिया में पहले से रह रहा है, आया बाहर से था, लेकिन जो उसके मेल प्रोजेनिटर्स हैं, यानी उसके जो बाप दादा परदादा हैं, वो यूरोपियन डिसेंट के थे। ठीक है ना? और जो उसके बाप दादा परदादा थे जो कि यूरोपियन डिसेंट के थे, वो कहीं ना कहीं इंडिया में डोमिसाइल थे। आपको पता है दोस्तों, जब हम लोग गुलाम थे उस समय से बहुत से यूरोपियंस इंडिया में आके सेटल हो गए थे, बहुत से अंग्रेज इंडिया में आके सेटल हो गए थे, और कहीं ना कहीं वो आजादी के बाद वापस नहीं गए। कुछ लोग दंगों के चलते वापस चले गए, लेकिन फिर से इंडिया में आके रहने लगे। तो वो यूरोपियन डिसेंट के थे, उन्होंने इंडिया नहीं छोड़ा, उनको इंडिया पसंद आने लगा। तो उनकी जो आगे लीनेज निकल के आएगी ना, उसको बोला जाएगा एंग्लो इंडियंस। क्योंकि ये जो आगे की लीनेज निकल के आ रही है, इनके जो मेल प्रोजेनिटर्स है ना, वो यूरोपियंस हैं जो कि इंडिया में सेटल हो गए थे, जिनके पास इंडिया का डोमिसाइल था, और वो इंडिया में परमानेंटली सेटल थे, टेम्पररी सेटल नहीं थे। समझ गया? फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, यहां पे स्पेशल प्रोविजन हम लोग देखना शुरू करेंगे कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए क्या क्या अलग अलग यहां पे अरेंजमेंट्स किए गए। सबसे पहले बात करेंगे रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज एंड स्पेशल रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन लेजिस्लेचर। एससीज और एसटीज के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन है। किस हिसाब से? उनके पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से। और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए पहले एक आप कह सकते हैं कि नियम था कि भाई 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा लोकसभा में। अगर कम्युनिटी लोकसभा में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, और गवर्नर ऑफ द स्टेट एक मेंबर को ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेट कर सकता है एज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं है। यह बात यहां पर बोली गई। लेकिन अब आपको शायद ये पता होगा कि ये जो पर्टिकुलर रिजर्वेशन था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, इसको हटा दिया गया कि जो 2 लोगों को लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता था फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी और एक को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाता था गवर्नर के द्वारा, इसको हटा दिया गया। और किसके थ्रू हटाया गया है? इसको हटाया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 25 जनवरी 2020 को आया। तो भैया एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन है वो हट चुका है, तो उसको आप भूल जाओ। एससीज और एसटीज के लिए लोकसभा में भी सीटें रिजर्व हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सीटें रिजर्व है इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ठीक है भाई? अब अगर बात करें
तो ये जो रिजर्वेशन है एससीज और एसटीज का लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमulgate हुआ था ना, तो ऐसा बोला गया था ये रिजर्वेशन केवल 10 साल तक रहेगा, यानी 1960 तक रहेगा। और बाद में आप देखोगे कि इस प्रोविजन को लगातार बढ़ाया जाता रहा है। तो कैसे कैसे बढ़ाया जाता रहा है? 8th अमेंडमेंट एक्ट 1959 ने इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया। फिर 23rd अमेंडमेंट एक्ट 1969 ने इसको 30 साल के लिए बढ़ा दिया। फिर 45th अमेंडमेंट एक्ट ने इसको 40 साल के लिए बढ़ा दिया। मतलब कि 1950 वाला जो रिजर्वेशन था, जो कि 1960 में एक्सपायर होने वाला था, 8वां संशोधन 1959 में आया था, यानी 1959 में आया था। इस 8th अमेंडमेंट ने 1960 की बजाय 1970 कर दिया, यानी 20 साल तक कर दिया इस रिजर्वेशन को। फिर भाई 1969 में ये फिर से एक्सपायर होने वाला था 1970 में, तो 1969 में आया 23rd अमेंडमेंट, और इस 23rd अमेंडमेंट ने इस ओवरऑल रिजर्वेशन की पीरियड को 30 इयर्स कर दिया। तो हर 10-10 सालों पे ये जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है ना, इसको 10-10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, और रेगुलरली इसको एक्सटेंड किया गया है 10-10 साल के लिए। और लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट कौन सा आया इस लाइन में? 104th अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 104th अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 25 जनवरी 2020 को आया, इसने भी आर्टिकल 334 को अमेंड किया। अब आप यहां पे बोलोगे आर्टिकल 334 को अमेंड क्यों किया? आर्टिकल 334 को अमेंड इसलिए किया क्योंकि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज गिवन इन आर्टिकल 334। तो भाई आर्टिकल 334 ही वो आर्टिकल है जहां पे ये बताया गया है कि भैया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में और आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें रिजर्व रहेंगी। तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है वो है 104th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने ओवरऑल इस रिजर्वेशन के पीरियड को 70 साल से बढ़ा के 80 साल कर दिया। और इसी 104th अमेंडमेंट एक्ट ने एंग्लो इंडियंस के लिए जो अलग से रिप्रेजेंटेशन था ना, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहां पे एक लॉजिक पूछा जाएगा आपसे कि भाई जो चीज ओरिजिनली 10 साल के लिए थी, उसको बार बार आगे 10-10 साल के लिए बढ़ाया क्यों जा रहा है? तो रीजन इसका यह बताया गया कि भले ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ने पिछले 60 सालों में या 70 सालों में अच्छी खासी प्रोग्रेस करी है, लेकिन उसके बाद भी जितना प्रोग्रेस सोची थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं उस प्रोग्रेस को इंश्योर करने के लिए यह जरूरी है कि इस रिजर्वेशन को और 10-10 सालों के लिए बढ़ा दिया जाए। तब तक बढ़ा दिया जाए जब तक वो प्रोग्रेस उस लेवल पे पहुंच जाए जिस लेवल पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने इसको एज्यूम किया था। एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन 2 सीटों का लोकसभा में और 1 सीट का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसलिए रखा गया था क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, पूरे देश में बटी हुई थी, और अगर इनको इस प्रकार से रिजर्वेशन नहीं देंगे तो ये चुन के तो आने से रहे लोकसभा में, तो इसलिए इनको रिजर्वेशन दिया गया था। हालांकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला रिजर्वेशन अब हटा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्लेम्स ऑफ एससी एंड एसटीज टू द सर्विस एंड पोस्ट। फिर भाई ये बोला गया है कि जब भी किसी सर्विस में और किसी पोस्ट में अपॉइंटमेंट होगा तो एससी और एसटी के क्लेम्स को माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंटर और स्टेट्स की बात हो रही है, यहाँ पे एक्चुअली में सरकारी नौकरी की बात हो रही है। प्राइवेट नौकरियों में इस प्रकार के अपॉइंटमेंट्स को रिजर्व नहीं किया गया है, लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंटर और स्टेट्स है वहां पे विदाउट सैक्रिफाइसिंग द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एससी और एसटीज को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये बोला गया। लेकिन विदाउट सैक्रिफाइसिंग द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आप ये कर सकते हो कि भाई एससीज और एसटीज के लिए कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज को आप रिलैक्स कर दो। जैसे कि सिविल सर्विसेज में एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए 32 साल एज लिमिट है, बट एक रिजर्व कैटेगरी के बच्चे के लिए जो एज लिमिट है वो थोड़ी आगे है, 4-5 साल रिलैक्स्ड है। तो भाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली एससीज और एसटीज को थोड़ा सा फेवरेबल बनाने के लिए चीजें, उनके लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज है उनको थोड़ा रिलैक्स किया गया है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उनको थोड़ा रिलैक्स किया गया है, स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन को थोड़ा सा लोअर किया गया है। और ये करने की सहूलियत किसने दी है? 82nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 ने। तो 82nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 ने ये बोला है कि एससीज और एसटीज के लिए जो क्राइटेरियाज है उनको थोड़ा बहुत रिलैक्स किया जा सकता है, ताकि पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंटर और स्टेट्स में उनको जगह मिल सके, क्लेम मिल सके। फिर आगे बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन इन सर्विसेज एंड एजुकेशनल ग्रांट फॉर एंग्लो इंडियंस। यहां पे क्या बोला जा रहा है? इंडिपेंडेंस से पहले कुछ पोस्टें सिर्फ एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व थी, रेलवेज में, आपका कस्टम्स में, पोस्टल में, टेलीग्राफ में।
सिमिलरली कुछ एंग्लो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते थे जहां पे सिर्फ एंग्लो इंडियंस को पढ़ाया जाता था, अंग्रेजों और यूरोपियंस के बच्चों को पढ़ाया जाता था, इंडियंस को घुसने नहीं दिया जाता था, और कहीं ना कहीं उनको ठीक ठाक ग्रांट भी जाती थी। आजादी के बाद भी जो एंग्लो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे चलते रहे, ऐसा नहीं है कि इनको बंद किया गया। और आजादी के बाद भी इन एंग्लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पैसा भी दिया गया सरकार की तरफ, लेकिन धीरे धीरे इस पैसे को कम किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में एंग्लो इंडियंस का नंबर बहुत कम था, और एंग्लो इंडियन एक ऐसी क्लास थी जो कि प्रोग्रेसिव क्लास थी, क्योंकि वो यूरोपियन लॉर्ड को बिलोंग करते थे। जब देश आजाद हुआ था तो पूरा देश गरीब था और एंग्लो इंडियंस गरीब नहीं थे। समझ गए ना बात को? तो भाई कहीं ना कहीं जो एंग्लो इंडियंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो एग्जिस्टेंस में रहे हमारी आजादी के बाद भी, उनको भी सरकार की तरफ से पैसा मिला, बट धीरे धीरे उस पैसे को कम किया गया, क्योंकि पैसे को नीडी सेक्शंस के पास डाइवर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आगे बात करते हैं। अच्छा, एक बात है, जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते थे इन एंग्लो इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, उनको फाइनली 1960 में बंद कर दिया गया। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर लेते हैं। अब यहां से जो भी मैं आपको प्रोविजंस बताने वाला हूं, ये प्रोविजंस पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं रेलेवेंट वीडियोस में। यहां बस मैं धीरा सा एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे सकता हूं। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी, आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 ए, ये बहुत डिटेल में मैंने बात की है नेशनल कमीशन फॉर एससी पे। इसको मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। 338 मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रेसिडेंट ने बोला कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया जाएगा, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा सारे वो मैटर्स जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ऑफ एससीज इन्वॉल्व है, और ये अपनी रिपोर्ट रेगुलरली प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा अंडर आर्टिकल 338। सिमिलरली प्रेसिडेंट एक सेटअप करेगा नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो कि एसटी की प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, और ये भी रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को। तो आर्टिकल 338 में बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338 में बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। दोनों की जो भी रिपोर्ट आएंगी प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उन रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखेगा, और पार्लियामेंट के सामने एक मेमोरेंडम के साथ रखेगा। मेमोरेंडम क्या होता है कि एक्सप्लेनेटरी लेटर होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के कौन से प्रोविजन को माना और कौन से प्रोविजन को नहीं माना, और अगर नहीं माना तो क्यों नहीं माना। पहले संविधान में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एक ही थे, एक सिंगल बॉडी थी, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को दो अलग अलग बॉडी में तोड़ दिया गया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू। ठीक है भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 47 और चैप्टर नंबर 48 में डिस्कस कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को देखिए जाके, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक और बात याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंग्लो इंडियंस के रिस्पेक्टिव मेजर्स को भी देखते थे। देखिए, इंडिया में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की सेफगार्ड की बात की जाए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के राइट्स की बात की जाए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको देखने की बात की जाए, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की। तो भाई एंग्लो इंडियंस से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को दी गई। फिर बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को सेटअप किया गया 1993 में थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बाद में 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने पहले का जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया और एक नया अमेंडमेंट जोड़ दिया हमारे संविधान में, जो है आर्टिकल 338B। और इसके थ्रू क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट सेटअप करेगा नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यानी आर्टिकल 338B में क्या बोला गया है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की तरह या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की तरह, उसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा वो सारे मैटर्स जो कि देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। ये नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के सामने सबमिट करेगा, और प्रेसिडेंट एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने सबमिट करेगा। एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम क्या है पहले बता चुका हूं। फिर बात करते हैं कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड वेलफेयर ऑफ एसटीज। यहां पे क्या बोला जा रहा है? President is required to appoint a commission to report on the administration of scheduled areas and welfare of the STs in the state। जहां भी scheduled areas हैं वहां पे ST के वेलफेयर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है,
और ये बात बोली संविधान ने कि भाई 10 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कमीशन सेटअप होना ही चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुआ 1950 में। 1950 में बात की गई शेड्यूल्ड एरियाज की, और शेड्यूल्ड एरियाज में एसटीज के साथ क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स उनको दिए जा रहे हैं, सब चीजें सही तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, इसके लिए बोला गया कि 10 साल बाद आप एक कमीशन बनाओगे जो इस चीज को रिव्यू करेगा। और एक ऐसा कमीशन बनाया गया 1960 में। 1960 वाले इस कमीशन को हेड करते थे यूएन ढेबर साहब। इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 1961 में। एक ऐसा ही कमीशन 4 डिकेड्स के बाद बना 2002 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिलीप सिंह भूरिया। इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 2004 में। ये सारी बातें शेड्यूल्ड एरियाज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये बस यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही हैं। पहले के लेक्चर्स अगर आपने ठीक से देख रखे होंगे तो आपको याद होगा, नहीं देखें तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं उसको देखिए जाके, चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। एक और बात बता दूं आपको, सेंटर के पास जो एग्जीक्यूटिव ताकतें होती हैं ना, एग्जीक्यूटिव ताकतें मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, डेली बेसिस पे फंक्शनिंग चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो ताकत एक्सरसाइज करते हैं बोलाता है उसको एग्जीक्यूटिव पावर। सेंटर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर के तहत स्टेट्स को डायरेक्शंस दे सकता है कि स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए स्कीम्स को एग्जीक्यूट कर सके। इस चीज के इंस्ट्रक्शंस देने की एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर के पास। तो कल की डेट में मोदी जी सीधे सीधे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को एक चेतावनी इशू कर सकते हैं या एक नोटिस इशू कर सकते हैं कि आपके स्टेट में इन पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के फेवर में चीजें नहीं हो रही हैं, उनको सुधारिए। और कहीं ना कहीं स्टेट्स को यह मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर आता है। स्टेट नहीं मानेगा ना तो प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है, समझ गए भाई। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की, उसके अंदर सेंटर की ये पावर है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है सेंटर। फिर बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो भाई प्रेसिडेंट को यह बोला गया कि प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेशन द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड टू रिकमेंड स्टेप्स टू इंप्रूव देयर कंडीशन। कहने का मतलब क्या है कि भाई हमारी देश में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, चाहे वो सोशली बैकवर्ड हो चाहे वो एजुकेशनली बैकवर्ड हो, वो सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए और इसके ऊपर कुछ ऐसे स्टेप्स बताने के लिए जो कि इन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की हालत को अच्छा कर सकता है, सरकार एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है। और जो कमीशन की रिपोर्ट होगी वो पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी और उस मेमोरेंडम के साथ रखी जाएगी जिसमें यह बताया जाएगा कि भाई उस कमीशन की रिपोर्ट में सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो इस प्रोविजन को मानते हुए सरकार ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2 कमीशन बनाए हैं। पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया 1953 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेलकर। इसने अपनी रिपोर्ट को 1955 में पब्लिश किया। इसकी रिपोर्ट पे कोई खास एक्शन हुआ नहीं, क्योंकि इसके रिकमेंडेशंस बड़े अजीब प्रकार के थे, प्रैक्टिकल थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था बैकवर्डनेस का, वो भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। इनफैक्ट इस कमिटी के जो मेंबर्स थे उनको भी पसंद नहीं आ रहा था। फाइनली उसके बाद सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपॉइंट होगा 1979 में, और इसके हेड कौन होंगे? बीपी मंडल साहब। इस कमीशन ने कमाल किया, रिपोर्ट सबमिट की 1980 में। शुरुआत में तो इसकी रिपोर्ट को किसी ने भी इंप्लीमेंट नहीं किया। सरकार बदली 1990 में। वीपी सिंह की सरकार जब गिरने वाली थी, उन्होंने ये बोला, एक पॉलिटिकल आप कह सकते हो एक्शन लिया कि भाई 27% गवर्नमेंट जॉब्स को हम अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर रहे हैं। ओके, और उस समय पे ये बड़ा मुद्दा बन गया था जब ये रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था वीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा। किस रिपोर्ट के बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया गया था? सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको हेड किया था बीपी मंडल साहब ने। तो ये थे इंपॉर्टेंट आज के, मतलब इस चैप्टर का पूरा सार। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 330 जो कि बात करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन इन लोकसभा। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन था लोकसभा में, इसकी बात करता था आर्टिकल 331। अब तो भाई एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हटा दिया गया है, ठीक है भाई। फिर 341 विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल कास्ट, 342 विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल ट्राइब्स, 342A सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, 338 याद रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये 3 याद रखिए अगर बाकी याद ना रख पाए। एक और याद रखिएगा, वो है 334 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 70 ईयर्स, चूंकि रिसेंटली न्यूज में था। तो भाई आर्टिकल 334 को अमेंड किया, कौन से अमेंडमेंट ने? 104th अमेंडमेंट एक्ट
2020, जिसके थ्रू जो रिजर्वेशन पहले 70 साल के लिए वैलिड था उसको बढ़ा के 80 साल के लिए कर दिया गया। और इसी 144th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन था ना, लोकसभा में 2 सीटों का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 सीट का, उसको भी खत्म कर दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।